नमस्कार, मैं अजय कुमार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल से 41 मजदूर मौत के दरवाजे को तोड़कर जिंदगी के आंगन में आने की लड़ाई जीत चुके हैं। पिछले 17 दिन से उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में उनकी जान फंसी हुई थी। उन्हें टनल से बाहर निकालने के लिए कई सारे तरीके आजमाए गए। बचाव काम से लेकर के टनल बनाने के काम में अनुभवी सरकार की कई सारी एजेंसियां उन्हें बचाने के काम में लग गई। विदेश से एक्सपर्ट बुलाए गए, विदेश से मशीन लाई गई। जिन रेट माइनर्स की जिंदगी की बदहाली पर कभी मीडिया वालों ने गौर नहीं किया, अंत में उनकी भी मदद लेनी पड़ी। उनकी वजह से अंतिम रुकावट को तोड़कर मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। टेलीविजन वालों ने इस खबर को खूब बेचा। मैं यह जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी भी टेलीविजन चैनल वाले उस विकास मॉडल पर तवज्जो नहीं देते हैं जिसमें पर्यावरण की स्वाभाविक गति के साथ संतुलन बिठाकर सड़क टनल बनाने की बात की जाती है। यह एक बड़ी वजह है कि लोगों के बीच में विकास का क्या अर्थ होता है, सतत विकास का क्या अर्थ होता है, इसकी जागरूकता नहीं है। इसकी जागरूकता ना होने की वजह से सरकार और पूंजीपतियों का गठजोड़ अनर्गल विकास की तरफ कदम बढ़ाता है, जिसकी परिणति इसी तरह से निकलती है जैसे पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर टनल के भीतर फंसे हुए थे। जब से मजदूर टनल में फंसे हुए हैं तब से लेकर के अब तक की टेलीविजन की रिपोर्टिंग उठाकर देख लीजिए। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जिससे यह पता चलता हो कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। सरकार से तीखे सवाल पूछने की जरूरत कभी भी कॉरपोरेट मीडिया नहीं करती है। यही वजह है कि हर साल हिमालय के क्षेत्र से कुछ ना कुछ अनहोनी की खबर आती है, मगर उसे रोकने के लिए बहुत बड़ा जन समुदाय खड़ा नहीं हो पाता है। यही वजह है कि वह जीवन शैली विकसित नहीं हो पाती है जो सतत विकास के अर्थ को समझ पाए। अब चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि पिछले 17 दिनों में क्या कुछ हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा से लेकर डांडल गांव के बीच तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी एक टनल बनाई जा रही है। इस टनल को सिलक्यारा डांडल गांव टनल या सिलक्यारा बरकोट टनल नाम दिया गया है। सिलक्यारा की तरफ से तकरीबन 2350 मीटर यानी टनल के एक तरफ से 2.25 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था और डांडल गांव यानी टनल की दूसरी तरफ से 1 किलोमीटर 700 मीटर का काम पूरा हो चुका था। बीच में केवल 441 मीटर की एक पहाड़ को काट करके सुरंग बनाने का काम बचा हुआ था। अगले साल यह टनल बनकर तैयार होने वाली थी, मगर दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर की सुबह में ऐसा हादसा हुआ कि तब से लेकर 17 दिनों तक मजदूर टनल में फंसे हुए थे। रोजाना की तरह मजदूरों का एक जत्था रात में काम करके सिलक्यारा की तरफ से टनल से बाहर निकल रहा था। ज़्यादातर मजदूर टनल से बाहर निकल चुके थे, तभी अचानक सिलक्यारा की मुहाने की तरफ से तकरीबन 210 मीटर की दूरी पर टनल के ऊपर मौजूद पहाड़ से मलबा भरभरा कर गिरने लगा। टनल के ऊपर से गिर रहे पहाड़ के मलबे मतलब मिट्टी, पत्थर, चट्टानों के टुकड़े से टनल के भीतर के करीब 60 मीटर जगह भर गई। यानी सिलक्यारा की मुहाना की तरफ से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। चूंकि दूसरी तरफ से यानी कि डांडल गांव की तरफ से 1700 मीटर यानी 1 किलोमीटर 700 मीटर का टनल बन चुका था, मगर बीच में 441 मीटर पहाड़ काटकर टनल बनाने का काम बचा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि मजदूरों का दोनों तरफ से निकलने का रास्ता बंद हो गया। मतलब 41 मजदूर सिलक्यारा डांडल गांव के टनल के करीब 2 किलोमीटर रास्ते में फंस गए। वह इधर से उधर चहलकदमी कर सकते थे, वहां पर बिजली की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, मगर उनकी मानसिक अवस्था कैद हो चुकी थी। उनका शरीर 2 किलोमीटर के दायरे में, उस नमी के दायरे में कैद हो चुका था। ऐसी अवस्था में एक पल के लिए आप खुद को रखकर सोचिए तो आप एहसास कर पाएंगे कि उनकी जिंदगी में पिछले 17 दिन से क्या कुछ बीत रहा था। वह क्या क्या सोचते होंगे, अपनी जिंदगी से किस तरह के सवाल जवाब करते होंगे, उनके परिवार वालों के भीतर डर की कैसी आंधी उमड़ती होगी और कैसी उमड़कर फिर शांत हो जाती होगी। एक पल वह जिंदगी पर भरोसा करते होंगे तो एक पल वह खुद को रांग के भरोसे छोड़ देते होंगे। बचाव के काम में लगी टीम ने पहले यह कदम उठाया कि मलबे को हटा करके मजदूरों को बाहर निकाला जाए। मलबे को हटाने की कोशिश की गई, मगर ऊपर से और ज्यादा मलबा गिरने लगा। मलबा और बढ़ गया तो बचाव की टीम को इस योजना से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद बचाव की टीम ने यह योजना बनाई कि 1 मीटर डायमीटर वाले पाइप को मलबे के बीच से मजदूरों तक पहुंचाया जाए। मजदूर उसमें घुसकर रेंगते हुए बाहर निकल आएंगे, मगर यह योजना भी फेल हो गई। पाइप को जब मलबे से गुजारा गया तो मलबे का भार पाइप पर इतना ज्यादा पड़ा कि जो मशीन पाइप को संभाल रही थी वह मशीन पाइप को संभाल नहीं पाई।
अब तक एक अच्छी खबर यह आ चुकी थी कि टनल के छत से होते हुए 6 इंच डायमीटर वाली एक पाइप मलबे के बीच से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचा दी गई थी। इस पाइप के जरिए मजदूरों को बोतलों में भरकर खाना पहुंचाया गया, ऑक्सीजन भेजी गई, बात करने के लिए वॉकी टॉकी दिया गया, उन तक कैमरा पहुंचा दिया गया, भीतर से तस्वीर आनी शुरू हो गई, हाल चाल पूछा जाने लगा कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। एक तरह से कहिए तो बातचीत के जरिए जो नियंत्रण हो सकता था वह काम शुरू हो चुका था। उसके बाद यह योजना बनी कि 800 मिलीमीटर डायमीटर वाली एक माइक्रो टनलिंग की जाए, मतलब 1 मीटर से भी कम व्यास वाली एक छोटी सी सुरंग मलबे के बीच से बनाई जाए और मजदूरों को छोटी सी सुरंग से बाहर निकाल लिया जाए। यह बहुत मुश्किल काम था। 800 मिलीमीटर का मतलब हुआ कि तकरीबन 3 फीट से भी पूरा नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से एक आदमी लेट करके उस सुरंग से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकता है। ऑगर मशीन के सहारे मलबे की ड्रिलिंग की जा रही थी। ऑगर मशीन को एक तरह से ड्रिलिंग मशीन की तरह समझिए। ड्रिलिंग करते वक्त ऑगर मशीन की ब्लेड टूट जा रही थी, क्योंकि मलबे में सरिया और पत्थर भी होता है। चूंकि टनल को तोड़कर चट्टानों और पत्थर के मलबे बिखरे थे, तो टनल की छत भी टूटी हुई थी। छत में सरिया भी होता है। जब इस सरिया से मशीन टकरा रही थी तो मशीन का ब्लेड टूट जा रहा था और सरिया को काटना भी था ताकि आगे का रास्ता बन पाए। सरिया को काटने के लिए एक बंदा 800 मिलीमीटर के पाइप में घुस रहा था, अपने साथ गैस कटर वाली सिलेंडर ले जा रहा था, मलबे के पास पहुंचकर सरिया को काट रहा था। बहुत ही खतरनाक धुएं से बचकर फिर बाहर आ रहा था, फिर अंदर जा रहा था। यह बहुत ही हिम्मत वाला काम था। मजदूर तक पहुंचने के लिए महज 12 किलोमीटर की दूरी बची हुई थी। तभी फिर से ड्रिलिंग मशीन का ब्लेड टूट गया। अब यह ब्लेड सरिया में फंस गया था। चूंकि पाइप के सहारे केवल एक ही व्यक्ति घुस करके काम कर सकता था, इसलिए इसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लगने लगा कि इस योजना के तहत भी मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि अगर ऑगर मशीन की ब्लेड फंस गई थी और पाइप मुड़ गया था तो इसे निकालने के बाद ही आगे का रास्ता बनाना संभव हो सकता था। इसलिए इस योजना के तहत मशीन की ब्लेड को बाहर निकालने का काम किया जाने लगा। इसके बाद एक और योजना की तरफ बढ़ा गया। टनल पहाड़ी के भीतर बनी है, तो अब पहाड़ी की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना भी शुरू कर दी गई। मतलब टनल के ऊपर मौजूद पहाड़ की चोटी से ड्रिलिंग कर पाइप डाली जाए और पाइप के सहारे मजदूरों को निकाल दिया जाए। यह काम जारी रहा। तब तक एक अच्छी खबर आई कि ऑगर मशीन के ब्लेड को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। बचे हुए 12 मीटर मलबे की खुदाई हाथ से होगी। इसके लिए सेना और देश भर से हाथ की खुदाई करने में माहिर रैट माइनर्स को बुलाया गया। रैट माइनिंग का काम कोई बहुत ही अच्छा काम नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व के कोयले के खदानों में बहुत सारे मजदूर अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हाथ से ही कोयले की खुदाई करते हैं। इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। कुछ कमाई होती है तो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। इन्हीं के कामकाज को देखते हुए रैट माइनर्स जैसा शब्द प्रचलन में आया है। इसको लेकर के काफ़ी विवाद है। कई बार मानवाधिकार संगठन ने कहा कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, मगर फिर भी कभी कभार जहां मशीन नहीं पहुंच पाती है वहां पहुंचने के लिए इसमें माहिर लोगों का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर भी किया जाता है। रैट माइनर्स के 6 सदस्य हाथ से खुदाई करने के काम में लग गए। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते थे, छोटे छोटे फावड़े से खुदाई करते थे, छोटी छोटी ट्रॉली में मलबा निकालकर बाहर लाते थे। इन्होंने 12 मीटर की बाधा को पार कर लिया और 17 दिन बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर मौत को हराकर बाहर निकल आए। हमने 41 मजदूरों की जिंदगी को बचाने के लिए हम सब ने प्रार्थनाएं की। यह बहुत अच्छी बात है, मगर हमें यह भी समझना चाहिए कि जब तक हम विकास का सही मायने में अर्थ नहीं समझेंगे और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, तब तक केवल प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हादसा किस तरह के सवाल खड़ा करता है, इस पर भी बात होनी जरूरी है। जब भी हादसा होता है तो प्रशासन समेत कई सारे लोग यह बात कहते हैं कि अभी सरकार से सवाल ना पूछा जाए, अभी सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज न की जाए, अभी सरकार बचाव के काम में लगी हुई है। यह बात ठीक है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बचाव के काम को देनी चाहिए, मगर कोई भी हादसा अचानक नहीं होता है। धीरे धीरे सरकार और प्रशासन की तरफ से वह गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं जिन गलतियों की अंतिम नियति हादसों में तब्दील होनी होती है। इसीलिए हादसों के समय ही यह जरूरी है कि उस तरह के सवाल उठाया जाए जिनके ना पूछे जाने की वजह से और दबा लेने की वजह से हादसे होते हैं। जानकारों की माने तो बात यह है कि हिमालय एक बनती हुई पर्वतमाला है। मतलब हिमालय की उम्र करोड़ों साल है, मगर यह पहाड़ों की दुनिया का बहुत उम्रदराज पहाड़ नहीं है। इसकी प्लेट एक दूसरे से दूसरे पहाड़ों के नीचे मौजूद प्लेट, या एक तरह से कह लीजिए कि जो भूखंड है उसके मुकाबले ज़्यादा टकराती है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराहट भीतर ही भीतर लगातार चलती रहती है। इसीलिए यह भूकंप के लिहाज से बहुत ही खतरनाक इलाका है।
ठीक यही बात यूरोप या दूसरे महादेश में मौजूद पहाड़ों के लिए नहीं कही जा सकती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर पीसी नवानी कहते हैं कि यूरोप या दूसरे महादेशों के पहाड़ों में बहुत बड़े टनल के सहारे सड़कें बनाई जाती हैं। यूरोप या दूसरे महादेश के लिए जितना आसान है उतना ही कठिन भारत में हिमालय और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में टनल बनाना है। भारत की परिस्थिति में टनल बनाने के लिए अलग तरह की विशेषज्ञता चाहिए जो हाल फिलहाल नहीं दिखती है। कहने का मतलब यह है कि हिमालय वैसी किसी भी संरचना के लिए जो पहाड़ों को काट कर बनाई जाती है उसके लिए बहुत ही संवेदनशील इलाका है। हर बार हिमालय के क्षेत्र में बन रही संरचनाओं में कभी भी कोई हादसा होता है तो पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या वैज्ञानिकों ने उस संरचना को बनाने की इजाजत दी थी? क्या टनल बनाने से पहले चट्टान का भूवैज्ञानिक सर्वे हुआ था? भूविज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल सर्वे में क्या निकल कर आया? अगर यह निकल कर आया कि वहां पर टनल बनाया जा सकता है तो यह कैसे संभव हुआ कि जो टनल अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ उसके मुहाने से केवल 210 मीटर के अंदर इतना ज्यादा मलबा गिरा कि करीब 60 मीटर एरिया मलबे से भर गया है? क्यों मलबे का इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा है कि वहां से 1 मीटर डायमीटर वाले पाइप को निकाल करके उसके बीच ड्रिलिंग करना भी बहुत मुश्किल काम लग रहा है? इसका दोषी कौन है? क्या इन सवालों से यह संभावना नहीं पैदा होती कि 41 मजदूर इसलिए फंसे थे क्योंकि टनल बनाने के पहले जो प्रक्रियाओं के पालन से जुड़ी शर्त होती है उसे पूरा नहीं किया गया? माइक्रो ड्रिलिंग करके किसी भी तरह से 41 मजदूरों को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद भी उस टनल का उपयोग में लाया जा सकता है? क्या उस चट्टान पर भरोसा किया जा सकता है जो चट्टानें बहुत कमजोर हैं? किसी भी तरह से 41 मजदूर फंसे थे, वह बाहर आ गए, किसी की जान नहीं गई। मगर एक बार सोच कर देखिए कि अगर यह टनल तैयार हो गया होता, चलती हुई कार ट्रक पर मलबा भर भरा कर ढहता, तब क्या होता? कई सारे जानकार बताते हैं कि मानक यह कहता है कि सुरंग में कामकाज एक्सपर्ट और जियोलॉजिस्ट की निगरानी में होना चाहिए, मगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मजदूर ठेकेदारों की निगरानी में काम करवा रहे हैं। ठेकेदार अपनी लागत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सुरक्षा और विज्ञान पर कम, मतलब एक्सपर्ट की मौजूदगी नहीं है। जियोलॉजिस्ट की विशेषज्ञता और विज्ञान की चेतावनी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक एसपी सती कहते हैं कि हालांकि टनल बनाने वाली कंपनियां कभी स्वीकार नहीं करती हैं कि वे अपने काम में विस्फोटकों से ब्लास्ट करवाती हैं। हमने पहले भी बार बार इसका उल्लंघन देखा है। बहुत ज़्यादा विस्फोटकों के जरिए ब्लास्ट कर चट्टानों को तोड़ा गया है। मेरा मजबूती से मानना है कि सुरंग के ढहने का अंतिम कारण एक बड़ा झटका था। इसकी जाँच होनी चाहिए। भारी विस्फोटकों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। सिलक्यारा टनल 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वही प्रोजेक्ट जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है। मतलब उत्तराखंड में सड़कों का ऐसा जाल बना दिया जाएगा कि हर मौसम में 4 धाम की यात्रा की जा सकेगी। एक्टिविस्ट इंद्रेश मुखैरी ने इस पर कहा कि ऑल वेदर रोड अब ऑल वेदर स्लाइडिंग रोड है। नियम यह है कि अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रोड बनाई जा रही है तो उसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए। 4 धाम प्रोजेक्ट 889 किलोमीटर लंबी परियोजना है, मगर पर्यावरण प्रभाव आकलन से बचने के लिए 889 किलोमीटर लंबी परियोजना को 53 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी इतनी बड़ी परियोजना का पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं हुआ। अब आप बताइए कि इस हादसे से या 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों पर भविष्य में जो हादसे होंगे उसका दोषी कौन होगा? जानकारों के मुताबिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि इतने बड़े टनल बनाने के लिए एक स्केप रूट टनल भी बनाया जाता है ताकि आपदा के समय वहां से बाहर निकालने के लिए उस स्केप रूट टनल का इस्तेमाल किया जाए। अगर यह स्केप रूट टनल वहाँ बना होता तो आसानी से मजदूरों को वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता। तो सवाल है कि इस मानक को सिलक्यारा टनल बनाते समय क्यों नहीं अपनाया गया? अब आप खुद सोचिए कि इसके लिए टनल बनाने वाली कंपनी को क्यों नहीं दोष देना चाहिए? इसके लिए सरकार, शासन, प्रशासन को क्यों नहीं दोष देना चाहिए जो समय समय पर इस तरह के प्रोजेक्ट की निगरानी करने के लिए मोटी तनख्वाह लेते हैं? सिलक्यारा टनल उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत से बन रहे 4 धाम महामार्ग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस टनल के कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के पास है। तो चलते चलते अंत में थोड़ा सा इस नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड का परिचय भी जान लेते हैं कि यह कंपनी ने अपने अतीत में किस तरीके से काम किया है। दवायर पर छपी संगीता बरुआ पिसारोती की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नागपुर से मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे के निर्माण का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेस वे का ठेका भी नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला है। मुश्किल से 3 महीने पहले की बात है कि दुर्घटना के दौरान यहाँ के 20 लोगों की जान चली गई। इसमें मजदूरों और इंजीनियर भी शामिल थे। इस एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
इस कंपनी के ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस कंपनी का इतिहास नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी गौतम अडानी से भी जुड़ता है। यह कंपनी तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की बेहद करीबी मानी जाती थी। नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम बंदरगाह का 75% मालिकाना शेयर था। अडानी ग्रुप कई सालों से चाहता था कि वह कृष्णापट्टनम बंदरगाह को खरीदकर अपने कारोबार में शामिल कर ले, मगर बात नहीं बन रही थी। अक्टूबर 2018 में इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के दफ्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छापा भी पड़ा, मगर उस समय आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी, तो वह नहीं हो पाया जिसके लिए छापा मारा गया था। साल 2019 में जब आंध्र प्रदेश की सत्ता बदली, सत्ता तेलुगु देशम पार्टी से छिनकर वाईएसआर के जगनमोहन रेड्डी के पास आई, तो इस कंपनी को सरकार से वह फायदा मिलना बंद हो गया जो फायदा चंद्रबाबू नायडू के जमाने में मिलता था। अडानी ग्रुप ने जगनमोहन रेड्डी के शासन के दौरान फिर से अपनी किस्मत आजमाई और अब की बार नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के पास मौजूद कृष्णापट्टनम बंदरगाह के 75% शेयर को खरीदा।